फ्रेंड्स, आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर ऑल इंडिया सिविल सर्विस के महत्वपूर्ण और बड़े पद होते हैं। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर किसी जिले में डीएम और एसपी के रूप में काम करते हैं। और दोस्तों, किसी जिले में एक से ज़्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर तैनात होते हैं। दोस्तों, किसी जिले के सर्वांगीण विकास के लिए डीएम और एसपी का एक साथ काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर में क्या डिफरेंस होता है और उनके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आईएएस और आईपीएस का रिक्रूटमेंट के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर दोनों का जो सिलेक्शन होता है वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू होता है। दोस्तों, यहाँ पे याद रखना कि जो भी आईएएस कैंडिडेट आईएएस ऑफिसर के लिए सेलेक्ट हो जाता है तो दोस्तों दोबारा वह आईपीएस ऑफिसर या फिर सिविल सर्विस एग्जाम के लिए पेपर नहीं दे सकता है। वहीं दोस्तों, जो आईपीएस ऑफिसर होता है वो आईपीएस ऑफिसर होने के बाद भी वो सिविल सर्विस एग्जाम को पूरी तरह से दे सकता है और अपने रैंक को इम्प्रूव करके वो आईपीएस से आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों, आईएएस कैंडिडेट आईएएस ऑफिसर बनने के बाद दोबारा वह सिविल सर्विस एग्जाम को नहीं दे सकता है। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। दोस्तों, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनका जो कैडर कंट्रोल किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में किया जाता है। और दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो होता है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। वहीं दोस्तों, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनका जो कैडर कंट्रोल किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में किया जाता है। और दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डायरेक्टली गृह मंत्री के अंडर में आती है। दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट हो गया ट्रेनिंग। दोस्तों, जो चाहे आईएएस ऑफिसर हो या फिर आईपीएस ऑफिसर हो, दोनों का जो इनिशियल ट्रेनिंग होता है वो 3 मंथ का होता है, जहां पर फाउंडेशन कोर्स करवाया जाता है। और दोस्तों, ये फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में भेज दिया जाता है। और वहीं दोस्तों, जो आईएएस रहते हैं उनको सेम लवासना में ट्रेनिंग करवाई जाती है। दोस्तों, जो आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग रहती है वो आईएएस ऑफिसर की तुलना में काफ़ी टफ और मेहनत वाली होती है। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग में परेड ट्रेनिंग, वेपन यानी शस्त्र विद्या, इसके अलावा दोस्तों हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। वहीं दोस्तों, जो आईएएस ऑफिसर रहते हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग और अदर ट्रेनिंग को इंक्लूड किया जाता है। दूसरा हो गया दोस्तों ये। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर किसी जिले में डीएम और एसपी के रूप में काम करते हैं। और दोस्तों, जब एक आईएएस ऑफिसर किसी जिले में डीएम के रूप में काम करता है तो दोस्तों उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे डिपार्टमेंट की होती है। वहीं दोस्तों, जो आईपीएस जो एसपी के रूप में काम कर रहा है उसका केवल अपने डिपार्टमेंट से लेना देना होता है। वहीं दोस्तों, जो डीएम होता है उसकी पूरे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा दोस्तों, सिटी या डिस्ट्रिक्ट में दंगों को रोकना, कर्फ्यू लगाना, धारा 144 लगाना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। वहीं दोस्तों, जो आईपीएस ऑफिसर होता है केवल अपने ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, ज़िले या सिटी में क्राइम को कम करता है। दोस्तों, जो डीएम होता है वो एक आईएएस ऑफिसर के रूप में काम करते हुए उसके पास ये पावर होती है कि भीड़ पे फायरिंग करने का अधिकार उसके पास होता है। वहीं दोस्तों, जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है जो एसपी के रूप में काम कर रहा है उसके पास भीड़ पर फायरिंग करने के अधिकार नहीं होते हैं। दोस्तों, एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर जब किसी मीटिंग में जाते हैं तो दोस्तों आईपीएस ऑफिसर को आईएएस ऑफिसर को सल्यूट करना चाहिए, ऐसा एक प्रोटोकॉल में लिखा गया है। लेकिन दोस्तों, ये तभी होता है जब आईपीएस ऑफिसर पूरी तरह से यूनिफॉर्म में हो। लेकिन दोस्तों, यदि आईपीएस ऑफिसर अपनी कैप नहीं पहन रखा है तो दोस्तों डीएम को सल्यूट करना या आईएएस ऑफिसर को सल्यूट करना उसके लिए बाध्य नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर किसी मीटिंग में जाते हैं तो दोस्तों आईपीएस ऑफिसर अपनी कैप नहीं पहने रहता है। दोस्तों, ये हो गया पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है टॉप पोस्ट। दोस्तों, जो आईएएस ऑफिसर रहते हैं उनकी जो हाईएस्ट लेवल की पोस्ट है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। दोस्तों, जो कैबिनेट सेक्रेटरी पर जो भी कैंडिडेट बैठता है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो स्टेट की चीफ सेक्रेटरी होती है वहाँ पर भी जो कैंडिडेट होगा वह एक आईएएस ऑफिसर होगा। और दोस्तों, होम सेक्रेटरी में भी जो कैंडिडेट बैठेगा वो एक आईएएस ऑफिसर ही होगा। वहीं दोस्तों, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो अपने राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। इसके अलावा हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे सीबीआई होगी, आईबी होगी, रॉ होगी, इनके चीफ के रूप में जो अपॉइंट किए जाते हैं वो एक आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं वहाँ पर भी एक आईपीएस ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है, और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके चीफ के रूप में भी आईपीएस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। दोस्तों आप याद रखना कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के चीफ होते हैं वो आईपीएस ऑफिसर के अलावा आईएएस ऑफिसर भी हो सकते हैं और इंडियन फॉरेन सर्विस वाले ऑफिसर भी हो सकते हैं। दोस्तों अब अगला पॉइंट है सैलरी। दोस्तों 7वें वेतन आयोग के बाद आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर की वेतन में वृद्धि हुई है। दोस्तों इनिशियली किसी आईएएस ऑफिसर को जब वह एक आईएएस ऑफिसर बनता है तो उसकी जो सैलरी होती है वो 56,100 से लेके 2,50,000 तक जाती है। और दोस्तों यह जो सैलरी होती है पूरी तरह से रैंक और सीनियरिटी के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। वहीं दोस्तों जो आईपीएस ऑफिसर है जब वह एक इनिशियल आईपीएस ऑफिसर बनता है तो उसकी जो स्टार्टिंग की सैलरी है वह 56,100 से लेके 2,25,000 तक जाती है। इसके अलावा सेम दोस्तों इनकी भी सैलरी जो होती है वो रैंक और सीनियरिटी के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। फाइनली दोस्तों यदि हम आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर के बारे में बात करें दोस्तों, तो आईएएस ऑफिसर को जो वर्किंग एरिया है वो आईपीएस ऑफिसर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों आप याद रखना कि जो आईएएस ऑफिसर होता है किसी ज़िले में या जहां भी उसे तैनात किया जाता है तो वो हर एक डिपार्टमेंट हेड होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात यह बता दूं कि जो आईएएस ऑफिसर रहते हैं वो स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम देने के बाद भी बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो पीसीएस ऑफिसर रहते हैं, जो पीएससी ऑफिसर रहते हैं वो लगभग 10 से 12 साल में एक आईएएस ऑफिसर रहते हैं। वहीं दोस्तों जो यूपीएससी सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर रहते हैं वो 5 से 7 साल में डीएम की पोस्ट तक पहुँच जाते हैं। सिमिलरली दोस्तों आईपीएस ऑफिसर आप स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम देने के बाद भी आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन दोस्तों जो आप आईपीएस ऑफिसर स्टेट पीएससी के थ्रू बनोगे उसमें प्रमोशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन दोस्तों यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप आईपीएस ऑफिसर बहुत जल्दी बन जाते हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों यह कि जब आप स्टेट पीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद पुलिस ऑफिसर बनते हो और आपका प्रमोशन किया जाता है तो आप आईपीएस ऑफिसर बनते हो, लेकिन दोस्तों जो आप स्टेट पीएससी के थ्रू आप प्रमोशन के थ्रू आप आईपीएस ऑफिसर बन रहे हो वो केवल डीआईजी लेवल तक ही आप जा पाओगे, आप डीजीपी लेवल तक नहीं जा पाओगे। लेकिन दोस्तों जो यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईपीएस ऑफिसर बनता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक जाता है। सिमिलरली दोस्तों जो प्रमोशन के बाद यानी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम क्लियर किया है या प्रमोशन के बाद आईएएस ऑफिसर बना है वो दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटरी तक नहीं जा पाता है, उसका प्रमोशन इतना फास्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन आईएएस एंड आईपीएस। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मेरे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी अलर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।